बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे भारत के हवाले से। भारत में जो कुछ हो रहा है वो इंसानियत की तबाही का पेश खैमा है। वहाँ पे यूरेनियम बार बार चोरी हो रही है, स्मगल हो रही है, चोर पकड़े जा रहे हैं, मुलज़म सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई पेशबंदी नहीं हो रही। भारत मामलात को कहाँ ले जा रहा है इसमें भी किसी शक की ज़रूरत नहीं है कि भारत में जो कुछ यूरेनियम के हवाले से हो रहा है वो पहली दफ़ा नहीं हुआ। पहले भी कई बार यूरेनियम वहाँ पे चोरी हो चुकी है, स्मगल हो चुकी है, लोग पकड़े जा रहे हैं। इस सारे मामले में नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत मुलव्वस होगी या एजेंसियाँ मुलव्वस हो सकती हैं, लेकिन जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं वो पूरी दुनिया की तबाही का सबब बन रहे हैं। हुकूमत को मोर्द इल्ज़ाम तो नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन हुकूमत को बरी-उज़्ज़ुमा भी करार नहीं दिया जा सकता कि वो यूरेनियम जो एटम बम में इस्तेमाल होती है, जो ताबकारी में इस्तेमाल होती है, जो डर्टी बम्स में इस्तेमाल होती है, वो उन लोगों के हत्थे अगर चढ़ गई जो किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ मुआनदाना रवैया रखते हैं, मुतअस्सिबाना रवैया रखते हैं, या किसी मुल्क में दहशतगर्दी करवाना चाहते हैं, या आज़ादी की तहरीकें चला रहे हैं, अलहदगी पसंद की तहरीकें चला रहे हैं, ऐसे लोगों के हत्थे अगर वो चढ़ गए तो या दहशतगर्दी में मुलव्वस है, ऐसे लोगों के हत्थे अगर यूरेनियम चढ़ गई या डर्टी बम बनाने में वो कामयाब हो गए तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह की तबाही होगी। तो ये सारी की सारी नालायकी, ये सारी की सारी नाअहली भारतीय हुकूमत की है कि वहाँ पे यूरेनियम चोरी हो रही है। अब तक यूरेनियम किस हद तक चोरी हुई है, किस मिकदार में चोरी हुई है? 30 साल में 120 किलो से लेके 150 किलो तक यूरेनियम चोरी हो चुकी है, जिसके शवाहिद सामने आ चुके हैं, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। इसके अलावा कितने केजी या कितने सैकड़ों केजी यूरेनियम दूसरे ममालिक में जा चुकी होगी, स्मगल हो चुकी होगी, दहशतगर्दों के हाथों लग चुकी होगी, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आज इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साजिद खान साहब। इनसे भी पूछते हैं कि एक महीने में दूसरी बार भारत में यूरेनियम चोरी हुई है और पकड़ी गई है। 6 मई 2021 को 7 किलो यूरेनियम पकड़ी गई थी, 2 बंदे गिरफ्तार हुए थे महाराष्ट्र में, और कल 4 जून 2021 को एक बार फिर भारत के इलाके झारखंड से 6 किलोग्राम पकड़ी गई है और 7 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। साजिद खान साहब से पूछते हैं कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। खान साहब, सवाल तो आपका बहुत बरवक्त है। इस वक्त जो सूरत हाल है तशवीशनाक है, और पाकिस्तान में इस पे तशवीश ज़ाहिर भी करनी चाहिए। दफ्तर ख़ारजा ने अगरचे बताया है कि ऐसा हुआ है, लेकिन अभी तक बैन अवी तौर पर उसको इतनी अहमियत नहीं दी गई। BBC ने कुछ बातें की इस हवाले से, और मेरा ख़्याल है कि BBC ने वाज़े किया है कि ये जो चीज़ है ये भारत के लिए भी और ख़ित्ते के लिए भी और दुनिया के लिए भी खासी ख़तरनाक है, क्योंकि जो जिस किस्म में यूरेनियम पकड़ी गई है उसकी बड़ी भारी कीमत है, और कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है कि उनके पास कहाँ से आई या उन्होंने कैसे हासिल की। क्योंकि दुनिया में जहाँ पे भी यूरेनियम के निकालने का काम हो रहा है, जिसमें 2 मुल्क तो बहुत मशहूर हैं, एक अमेरिका और कनाडा, लेकिन उनकी यूरेनियम इतनी अच्छी नहीं है। और आपको पता है जब पहला एटम बम बनाया गया था उसकी यूरेनियम कांगो से हासिल की गई थी और अमेरिका ने हासिल की थी, और अमेरिकी फ़ौज ने हालात को देखते हुए 1938 में फ़ैसला किया था कि हमें एटम बम बनाना चाहिए। और आइंस्टाइन, जिसके बड़ी तारीफ़ की जाती है, उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को ख़त लिखा था कि अब वक्त आ गया है कि हम एटम बम बनाएं। खैर वो तो एक माजी का किस्सा था, एटम बम बन गया और एटम की हैसियत भी मुसलमा हो गई, और हम उन मुल्कों में शामिल हैं जो एटम बम बनाने के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से हमारे पे कोई ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं है हम ये काम ना करें। अदरवाइज़ दुनिया में कानून बन चुका है कि जो लोग भी एटमी मामलात में तहकीक और तफ्तीश करते हैं उनको मेंबर बनना पड़ता है, उन पर कुछ ना कुछ पाबंदियाँ लगती हैं, जैसे माजी में ईरान पे लगी, फिर अमेरिका ने उनके साथ मुज़ाकरात किए। लेकिन सवाल पाकिस्तान का है और बहुत अहम है कि पाकिस्तान को ना सिर्फ तफ्तीश करनी चाहिए बल्कि बड़ा मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगता है कि आप एक दहशतगर्द मुल्क थे
شکر ہے نہیں. یہ جو ڈرٹی بم ہے جو اس سے بنایا جاتا ہے محدود پیمانے پہ جوہری تباہی کا باعث بن سکتا ہے. یہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے اور خطے کے لیے بھی خطرہ ہے. اور افغانستان کی تازہ ترین صورتحال میں اس معاملات پہ نظر رکھنے کی شدید ضرورت ہے. اچھا، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بھارت کی طرف سے ہمیشہ غیر محفوظ قرار دیا جاتا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کا ایٹمی پروگرام محفوظ ہے؟ بھارت کا ایٹمی پروگرام بھی اتنا ہی غیر محفوظ ہے جتنا بھارت ہمارے پروگرام کے بارے میں کہہ رہا ہے. لیکن ہمارا پروگرام جو ہے وہ غیر محفوظ نہیں ہے سر. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ اپنے پاس کوئی اسلحہ رکھتے ہیں، بندوق رکھتے ہیں، تو آپ کی حفاظت کے لیے ہے، نہ کہ کسی کے لیے آپ رکھیں. تو یہ جو ایٹم بم ہے یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے. اور اس ایٹم بم کو دو طرح کے تحفظات حاصل ہیں. ایک تو پاکستان کی قومی اسمبلی کا تحفظ حاصل ہے اور ایک پاکستانی فوج کا تحفظ حاصل ہے. اور اس ایٹم بم کی جو چابی ہے، کنٹرول ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان کے پاس ہے اور میرا خیال ہے بہت محفوظ ہے. ہم نے ایٹم بم کے سلسلے میں کوئی ایسی بات نہیں کی جسے کہا جا سکے خطرناک ہے. ہم نے تحقیق کی، ایٹم بم بنایا، لیکن اس وقت ہم ایٹمی تحقیقات کے حوالے سے ہم بھاری پانی بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ دوائیوں میں استعمال ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہم چھوٹے پیمانے پہ کچھ ایسی چیزیں بنا رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی طرح سے ڈرٹی بم کا بھی خطرہ ہو تو ہم جوابی کارروائی بر وقت کر سکیں. اور ہمارے اپنے تحفظ میں ہے تو کسی طور پہ کسی بھی ملک کے لیے خطرناک نہیں ہے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کا جو ایٹمی پروگرام ہے، بھارت کا جو نیوکلیئر سسٹم ہے، سارا نظام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ غیر محفوظ بھارت کا ہے. آپ یہ اندازہ کر لیں کہ بھارت میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ وہاں پہ یورینیم چوری ہو چکی ہے اور 98 میں 100 kg یہ برآمد ہوئی تھی ایک سیاستدان سے مغربی بنگال میں. اچھا، تو اس کا بھارت نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. اور پھر بھارت میں جو ان کے ایٹمی جو پروگرام کے حوالے سے جو ان کے ایٹمی نیوکلیئر وہ منصوبے ہیں، وہاں سے بھی لیکیج ہو چکی ہے کئی دفعہ. کئی ان کے ایٹمی سائنسدان مارے جا چکے ہیں. اچھا، تو اس حوالے سے سب سے غیر محفوظ پروگرام تو بھارت کا ہو گیا. اچھا، 2006 میں ایک عجیب وہاں پہ سلسلہ ہوا کہ وہاں پہ ریسرچ سینٹر لیبارٹری جو ہے وہاں پہ تابکاری کا ایک پورے کا پورا کنٹینر غائب ہو گیا، پورے کا پورا کنٹینر. اور اب تک اس کی کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کس کے ہاتھ لگا، کن مقاصد کے لیے استعمال ہوا یا ہو رہا ہے جو ہوگا. تو اس کے علاوہ جیسا ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ کئی دفعہ 2016 میں وہاں 8 kg یورینیم چوری ہوئی تھی. تو اس طریقے سے ایک دفعہ نہیں 12 مرتبہ وہاں پہ ایسے چوری کے واقعات ہو چکے ہیں. یورینیم تھوڑی مقدار میں ہے یا زیادہ مقدار میں، جیسا میں نے پہلے کہا کہ 100 کلو ایک دفعہ وہاں پہ چوری ہوئی تھی. اچھا، تو سب سے زیادہ غیر محفوظ انڈیا کا پروگرام ہے، لیکن وہی انڈیا ہے، وہی بھارت ہے جس کو نیوکلیئر سپلائر گروپ کا مبصر بھی بنا دیا گیا ہے، آبزرور بنا دیا گیا ہے. پاکستان کے اوپر یہ پابندی ہے. تو عالمی برادری کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھارت کا پروگرام جس طرح سے غیر محفوظ ہے پوری دنیا کے لیے وہ خطرے کا باعث ہے. تو وہاں پہ IAEA وہ کیا کر رہی ہے اور دوسرے ادارے بھی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اقوام متحدہ ہے، امریکہ ہے، جو پاکستان کی طرف بڑے بھاگ کر آتے ہیں جی کہ آپ کا ایٹمی پروگرام غیر محفوظ ہے. اور اگلی بات میں یہ بھی کر دوں یہاں پہ کہ پاکستان کی طرف سے جو اس کے اوپر رد عمل آیا ہے 6 کلو کے اوپر اور 7 کلو کے اوپر جو آیا تھا رد عمل، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حیثیت رسمی سے زیادہ نہیں ہے. بالکل. پاکستان کو تو پوری دنیا میں شور اٹھا دینا چاہیے تھا. بھارت کو لے کے پوری دنیا کے میڈیا کو پوری دنیا میں اپنی سفارتکاری کو فعال اور متحرک کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک بیان دے کے یہ چپ کر کے بیٹھ گئے. جی ہاں، آپ کی بات صحیح ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ صاحب نے بالکل اس پہ اپنا رد عمل بھی ظاہر کیا اور وہ رد عمل حکومت پاکستان کا ہے. لیکن ہماری قومی اسمبلی کے ممبران کو بھی اس پہ اپنی تشویش کا اظہار کرنا چاہیے. بھارت مبصر کی حیثیت سے تو اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے اور اس کو مبصر اس لیے بنایا گیا تھا کہ تاکہ چین پہ بھی نظر رکھی جا سکے. چین نے دیکھیں جتنی بھی جوہری ٹیکنالوجی ہے کوئی جارحانہ قدم نہیں اٹھایا. انہوں نے ایٹم بم بنائے اور اس کا تجربہ بھی کیا، لیکن انہوں نے کبھی اس کو استعمال کرنے کا نہیں بتایا، نہ ہی سوچا. وہ ٹیکنالوجی کو
मेडिकल साइंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने तरक्याती कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने दफ़ा में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और पाकिस्तान और चीन बाज़ मामलात में इस हवाले से एक दूसरे के साथ आपस में रब्ता भी रखते हैं। हमारे जो ड्रोन बनाए जा रहे हैं उसमें चीन का बड़ा हिस्सा है, और वो ड्रोन भी ऐसे हैं जो महदूद पैमाने पे जौहरी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरा ख़्याल ये है कि इस वक्त हमें बड़े पैमाने पे अपने तौर पे एमरजेंसी की तरह बाहर के मुल्कों के सफ़ीरों को बुला के बताना चाहिए कि जनाब भारत के यहाँ ये हुआ, ये आपको भी ख़तरा है और हमें भी ख़तरा है। और सबसे ज़्यादा हमें ईरान को लेना चाहिए अपने साथ, ताकि ईरान को, क्योंकि ईरान इस मामले में बड़ा मुतनाज़ा है और अमेरिका ने ईरान पे बहुत पाबंदियाँ लगाई थी जौहरी प्रोग्राम के हवाले से, और हम पे भी लगाई थी अगर हम उनकी मदद करेंगे। और ईरान को भी इस सिलसिले में एहतजाज करना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है ये गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है और दुनिया के अमन के लिए एक बहुत बड़ा ताज़ियाना है। अच्छा, भारत के हवाले से जिस तरह से वो आलमी बरादरी जिसको आप कहते हैं, चीन के अलावा जो बड़े ममालिक हैं, चीन को छोड़ के, चीन के सिवा, वो सारे के सारे भारत के हवाले से उनका रवैया बड़ा नरम हो जाता है। वही बात अगर पाकिस्तान की हो तो रवैया सख्त हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये दोहरा मयार नहीं है आलमी कुव्वतों का, बल्कि दोहरे मयार की बजाय अगर हम इसको मुनाफ़क़त कहें तो ज़्यादा बेहतर है? आपकी बात बिल्कुल सही है, दोहरा मयार भी है, मुनाफ़क़त भी है। उसकी वजह ये है, देखिए हम भारत और पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन के तो हिस्सेदार नहीं हैं, लेकिन वो जो हमारी मुश्तरका कॉमनवेल्थ है उसके हम दोनों मेंबर हैं। इस मामले में भारत, स्पेशली बरतानिया हमारे साथ ज़्यादती करता है कि जौहरी मामलात में वो हमसे अलहदा रवैया रखता है और भारत से अलहदा रवैया रखता है, और भारत की एक तरह से मदद करता नज़र आता है। और बाकी ममालिक में का भी यही रवैया है, और ये रवैया बड़ा दोगला है। यूरोपियन यूनियन भी हमारे जौहरी मामलात में तशवीश का इजहार करती है, लेकिन उतनी ज़्यादा तशवीश का इजहार वो नहीं करते। उसकी वजह सिर्फ ये है कि कुछ ऐसे ममालिक हैं यूरोपियन यूनियन के जो ये समझते हैं कि कुछ मुल्कों को ताबकारी के मामलात में अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए एटम महदूद पैमाने पर रखना चाहिए। और लेकिन हमसे सबसे ज़्यादा जो ख़तरा महसूस करते थे किसी ज़माने में कि पाकिस्तान ने लीबिया को टेक्नोलॉजी फराहम कर दी, पाकिस्तान ने सऊदी अरब से पैसे लेके इस टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ऐसा नहीं है। अगर सऊदी अरब ने कोई मदद भी की तो उसने उस मदद के साथ साथ अपने दोस्तों को बता भी दिया कि हमने इतनी मदद की। और पाकिस्तान का प्रोग्राम कोई छुपा हुआ प्रोग्राम नहीं है कि बहुत ही खुफिया है। शुक्र ये है कि पाकिस्तान ने अपने प्रोग्राम को छुपाया नहीं है, और ये अमन के लिए है और अमन के लिए रहेगा।